हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बेसिकली आपका जो है 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका जो है आपका 9th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसी में हम लोग आपका रिवीजन का हम चैप्टर में आपका रिवीजन कर रहे हैं, निर्धनता एक चुनौती। तो पिछले लेक्चर में हम इतनी कहानी को आपका पढ़ चुके हैं। अब हम सामाजिक दृष्टिकोण से आपका चीजों को देख रहे थे कि क्या पहलू हैं। अब इसके बाद हम सामाजिक अपजन क्या होता है उस पर बात करेंगे। निर्धनता को इस संदर्भ में देखना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले लोग संपन्न सामाजिक अपजन में केवल नित्यकृष्ट और दूसरे निर्धनों के साथ ही रहना पड़ता है। ठीक, सामान्य अर्थ में सामाजिक अपजन निर्धनता का एक कारण है और परिमाण भी दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं और लाभ और अवसर का अपजन करते हैं जिनका उपभोग दूसरे से अधिक करते हैं। एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसर का अपवित्र रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपजन के लोगों की आय बहुत कम नहीं है ताकि वो उससे कहीं अधिक आपका क्षति पहुंचा सकते हैं। कैसे हैं? अधिक नहीं है और उससे अधिक आपकी क्षति वो पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। आगे बढ़े। असुरक्षा। अब असुरक्षा को हम लोग आपका देखेंगे। ठीक, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय जैसे कि किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों, कह रहे हैं कि किसी पिछड़ी जाति या सदस्यों या व्यक्तियों के रूप में भावी वर्षों में निर्धन होना या बनाने में अधिक संभावना जताता है। सुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदाय के पास उपलब्ध विकल्पों से है। इसके अलावा समुदाय के अलावा विभिन्न विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवाद मामलों में समूह में विद्यमान बड़े जोखिम आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की सामाजिक और आपका आर्थिक क्षमता के आधार पर भी किया जाता है। वास्तव में सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरी में कमी दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने वाली बड़ी संख्या का आपका निरूपण करता है। ये सारी चीजें हमें इसमें आपका दिखाई देती। ठीक, और ये तो माप तोल भी हमें निर्धनता रेखा बात करेंगे। निर्धनता रेखा की निर्धनता रेखाओं पर के चर्चा के केंद्र में निर्धनता रेखा की एक अवधारणा होती है। कैसी होती है निर्धनता रेखा की एक अवधारणा? निर्धनता के आकलन में एक सर्वमान्य सामान्य विधि क्या है? व्यय विधि, सॉरी, आकलन में एक सर्वमान्य विधि है जिसे उपभोग स्तर के आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय और उपभोग का स्तर न्यूनतम स्तरों से नीचे गिर जाए, जो कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यकताएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों से भिन्न है। अतः काल स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक महादेशों में काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। विकास और उसके स्वीकृत सामाजिक मापदंडों के अनुरूप आपका मापा जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में कार रखना अभी भी विलासिता है। तो यूएस में गरीब कौन है? जिसके पास कार नहीं है।
ठीक है। और भारत में आज कार रखना क्या है, एक लग्जूरियस रूप में आता है, यानी कि यूएस में गरीब कौन जिसके पास कार नहीं है, और भारत में कार क्या है कि बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है इसके पास कार है, ऐसी कंडीशन में उसको देखा जाता है, और या कह सकते हैं आंकते हैं या मापते हैं। क्लियर है? ये देखिए, देख लिया। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताओं, कपड़ों, जूतों और निर्धन में प्रकाश व शैक्षणिक संबंधित आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं के रूप में रुपए की कीमत गुणा करते हैं। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र वंचित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे कि अनाज, दालें, सब्जी, दूध, तेल, चीनी आदि मिलाकर इस आवश्यकताओं में कैलोरी की पूर्ति करता है। लिंग आयु को कम करने की प्रवृत्ति के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता बदल जाती है। कैसी होती है? तो कैलोरी है उसकी आवश्यकता बदल जाती है। भारत में सर्व स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता कैलोरी में 2400 प्रति व्यक्ति। कितना है? 2400 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और नगरियों में आपका 2100 कैलोरी व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित है। अगर आप देखोगे कैलोरी का सिद्धांत दे दिया कि भैया अगर गांव में कोई 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति एक दिन में अगर कंज्यूम करता है तो वो गरीब नहीं है, और शहर में 2100 अगर कोई कंज्यूम करता है तो वो आपका गरीब नहीं है। तो अगर कैलोरी का सिद्धांत आ जाए तो आपको याद रखना है 2100 और 2400 जो है ये आपको दोनों याद रखनी है। 2400 गांव में है और 2100 आपका शहरी क्षेत्र में है। ये इतना आप ध्यान रखिए। क्लियर हो गया? 2100 2400 को आप याद रखिए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग निर्धन अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक मापी गई है। कैसी बढ़ती है? अधिक, क्योंकि शारीरिक क्षमता जो है वो शहरों की तुलना में गांव में अधिक है। अच्छा, कुछ बच्चे लिखना चाह रहे हैं, चलिए कर लीजिए। तो कैलोरी के आधार पर हम मापते हैं, लिख लीजिए इस पॉइंट को कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्र में या शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन। अनाज आदि के रूप में कैलोरी आवश्यकता को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार में वर्ष 2011-12 में से प्रति व्यक्ति निर्धन रेखा का निर्धारण 816 रुपए प्रति माह, अब देखिए, और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपए प्रति माह किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं परिकल्पना की कि 2011-12 में निर्धारित किया कि भैया अब एक काम करो, एक तो आपने कैलोरी के आधार पर कर दिया, कहां कर रखा है ये देखिए, ये क्या है? कैलोरी के बेस पर। अब उन्होंने कैलोरी को आधार न मानते हुए उन्हें आय के हिसाब से तय किया है। आय में आपने सुनिश्चित कर लिया है कि वर्ष 2011-12 में क्या होगा, निर्धनता के लिए जो है 816 रुपए और 1000 रुपए प्रति माह, ये विलेज में और ये सिटी में, ये आपका डिसाइड किया है। ठीक, इनको देखिए। चलिए, अब कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों में उच्च राशि निश्चित की गई। अब कम कैलोरी के बावजूद, क्योंकि आप जानते थे शहर में कितनी रखी गई थी 2100 कैलोरी और गांव में रखी गई थी 2400 कैलोरी, लेकिन 2100 कैलोरी का पैसे रखे गए 1000 रुपए, यहाँ रखा गया 816 रुपए। भाई ऐसा क्यों आपका डिफरेंसेस रखा गया? सोच के देखिए भाई, 2400 कैलोरी के लिए तुमने कर दिया 816 रुपए, 2100 कैलोरी के लिए आपने किया 1000 रुपए।
तो कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में अनेक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धन रेखा से नीचे होगा यदि उसकी आय का लगभग 4,080 रुपए से कम है और इस तरह परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 5,000 रुपए प्रति माह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय पर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के माध्यम से यह किया जाता है और सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। कदापि विकासशील देशों के बीच में तुलना करते समय विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निर्धन रेखा के लिए एक मानक का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कुछ ऐसी हैं। अब आय का 5 सदस्य के लिए कितना होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में इसको भी लिखिए, उनका सुनिश्चितता आपको की जाएगी। ठीक, तो आप इसको कॉपी करिए, सारा सैंपल आप लोग लिखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा हम किस आधार पर कैलोरीमेट्री के सिद्धांत को माप रहे हैं। देख लिया, चलिए आगे बढ़ जाइए। देख लिया आप लोगों ने, तो वर्ष के आधार पर और प्रति माह के आधार पर इन सब चीजों को हम लोग आपका देख लेंगे और उसी के अनुसार और हम लोग इसमें विचार करेंगे। करिए, इसको कॉपी करिए। चलिए देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब है निर्धनता का अनुमान। अच्छा, एक में रखा गया था $1.9 के, इसके उपलब्धता भी थी, चलिए इसको बाद में देखेंगे। अब है निर्धनता का अनुमान, एक ऑन एवरेज में लगा। तालिका 3.1 में स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात 1993-94 से लगभग 45% से 2004-05 में 37% तक में गिरावट आई है। अब आप देखिए, जहां भारत की निर्धनता 45% थी, अब वो आपका 37.2% पर पहुंच गई है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा का अनुपात गिर गया है और 22% आ गया है। अब ये कितना पहुंच गया? यही रेशो 22% पर आ गया। और यदि प्रवृत्ति हो रही है कि अलग कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा नीचे के लोगों में 20% से नीचे आएगी और यही कहां पहुंच जाएगी? 20%। यदि भी निर्धन रेखाओं से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व में 2 दशक से गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या 2004-05 से 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन और 2011-12 में औसतन 2.2 में गिरकर आपका 2011 के बीच रह गई है। यानी कि जनसंख्या में जो आपका पॉवर्टी का लाइन है, जो ग्राफ है, उसमें गिरा बहुत है, यानी कि गरीबी में फर्क पड़ा है। और ये सारे प्रयास सरकार द्वारा किए गए, उठाए गए कदमों के रूप ही हमको दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाए। भारत में निर्धनता का अनुमान। अब निर्धनता को प्रतिशत और आपका करोड़ में व्यक्त किया गया है। ये देखिए, 1993-94, 2004-05, 9-10, 11-12। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, 1993-94 में कितनी थी? 50% नगरीय ग्रामीण जनसंख्या गरीब थी। शहर में 32%, और अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो लगभग 45%। कितना? 45%। ऐसे ही आप 2004-05 में 42 और यहाँ 26
ऑन एवरेज 37, 2009-10 में 34 प्लस 31, एवरेज 30%, 2011-12 में 26 प्लस 14, एवरेज 22%। यानी कि अब 10 साल हो गए हैं, मेरे हिसाब से अभी जब रिपोर्ट आएगी लगभग ये डाटा इसके आसपास हो जाना चाहिए। सॉरी, मैंने ज्यादा ही कम कर दिया, ये आपका लगभग 15 पॉइंट कुछ के समथिंग पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये 2011-12 का है और अब क्या चल रहा है 2000 आपका अभी का, अगर इस साल को ऐड करें तो 2025-26 का डाटा आए या फिर 24-25 का आए। ठीक, तो पहले इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।